नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, हम सभी जानते हैं हमारे प्रदेश को फ्रूट बाउल अर्थात फल राज्य के नाम से जाना जाता है और वर्तमान समय में हमारे प्रदेश में चेरी एवं अन्य जो गुठलीदार फल है उसकी खेती की जा रही है। इसीलिए आज जो हमारे चर्चा का विषय रहेगा चेरी एवं अन्य गुठलीदार फलों में लगने वाले रोग और उसके उपचार। और इसी खास विषय पर हमारे जो मेहमान रहेंगे वो है डॉक्टर मणिका तोमर जी, जो कि सीनियर प्लांट पैथोलॉजिस्ट के पद पर कार्य कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री नौणी में। मैम, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद रजत जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और आज का जो आपने विषय चुना है बातचीत का वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं समझती हूँ कि प्रदेश के जितने भी किसान बागवान हैं जो चेरी, आड़ू, प्लम इस तरह के गुठलीदार फलों पे काम कर रहे हैं उनको एक हम नई जानकारी दे पाएंगे। जी मैम, मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को आखिर बताएं कि चेरी के अलावा और कौन कौन से जो गुठलीदार फल है हमारे प्रदेश में उगाए जाते हैं और कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से जो फल उगाए जाते हैं। जी, बहुत अच्छा, आपका एक बहुत सटीक प्रश्न है। चेरी के अलावा जो गुठलीदार फल है, जैसे कि नाम ही है गुठलीदार, जिसमें गुठली है उस फल को हमने गुठलीदार कहा है, पर गुठली तो आम में भी है ना। लेकिन इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं वो चेरी हो गया, प्लम हो गया, आड़ू हो गया, बादाम हो गया, खुरमानी हो गई, जो हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती है। और अच्छी बात ये है कि चेरी तो एक खास किस्म के जलवायु में लगती है, जो जलवायु आपका कह लीजिए शिमला के ऊपर ठियोग हो गया, मतियाना हो गया, नारकंडा हो गया, कोटगढ़ हो गया, जो हाई एल्टीट्यूड वाला है। हाई ऑल्टीट्यूड तो किन्नौर में भी है, हाई ऑल्टीट्यूड तो लाहौल स्पीति में भी है। परंतु जलवायु में सिर्फ ऑल्टीट्यूड नहीं आएगा, जलवायु में कि वहाँ पे क्या नमी है, ठंड कितनी देर रहती है, बर्फ कितनी देर रहती है। तो चेरी के ये कुछ इलाके और कुल्लू में कुछ इलाके हैं जो चेरी प्रोडक्शन के लिए अच्छे हैं। लेकिन अगर हम अदर स्टोन फ्रूट्स, अलग जो और स्टोन फ्रूट्स हैं, गुठलीदार फल हैं, उनकी बात करें तो उसमें प्लम है, आड़ू है, खुमानी है, बादाम है। प्लम आपका सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला भी के कुछ क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में आराम से लग सकता है। वैरायटी अलग अलग हो सकती है, कुछ वैरायटीज़ आपके बहुत ठंड के लिए बनी है, कुछ वैरायटीज़ मीडियम हाइट के लिए बनी है। इसी प्रकार आड़ू की बात करें तो पंजाब में भी आड़ू उगता है, लेकिन वो आड़ू गर्म जलवायु को पसंद करता है और वहाँ खराब नहीं होता है। वहाँ आड़ू की फसल इतनी नहीं होती, लेकिन आड़ू के लिए सिरमौर का राजगढ़ एरिया बहुत मशहूर है, जहाँ के बहुत अच्छे पीच बाउल जो हमारे भारत देश का, बिल्कुल बहुत सही कहा आपने। और बादाम की बात करें तो बादाम हिमाचल प्रदेश में जिला सोलन के अलावा जिला सिरमौर का जो नौराधार, हरिपुरधार ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र हैं, आपका जिला शिमला है, आपका कुल्लू है, आपका मंडी है, यहाँ पर बहुत अच्छे किस्म के बादाम तैयार होते हैं। आपका किन्नौर है, वहाँ पे खुमानी एक अलग तरह की तैयार होती है जो शक्करपारा नाम से जानी जाती है, जिसको सुखा के भी बेचा जाता है और खाया जाता है। तो हम अपने आप को बहुत लकी समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे विभिन्न प्रकार के हमें फल खाने को मिलते हैं, उगाने को मिलते हैं। जी, अगर हम बात करें रोगों की, खास तौर पे जो चेरी है और जो अन्य गुठलीदार फल है, आज के समय में कौन कौन से जो रोग देखने को मिल रहे हैं? देखिए, अलग अलग रोग अलग अलग गुठलीदार फलों में आते हैं। परंतु अगर मैं एक बात करूं कि चेरी में भी आ रहा है, आड़ू में भी आ रहा है, प्लम में भी आ रहा है और खुमानी बादाम में भी आ रहा है, कॉमन सा अगर मैं बात करूं तो वो गमोसिस रोग है, जिसे अंग्रेजी में गमोसिस एंड कैंकर और हिंदी में गोंद वाला रोग कहा जाता है, जिसमें अक्सर बागवान देखते हैं कि अगर उन्होंने नया पौधा लगाया है या पौधा 10-15 साल का भी है तो उसमें से गोंद आना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे जहाँ से गोंद निकला है उसके ऊपर का हिस्सा सूख जाता है और बागवान इससे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। हमें विश्वविद्यालय में इस तरह के फ्रूट के सैंपल आते हैं, कॉल्स आती हैं कि हमारे गोंद निकल रहा है, गोंद निकलता है। इसके लिए सबसे पहले तो सबसे पहला काम है, क्योंकि आज
विश्व एक छोटा सा बाजार होके रह गया है। तो जो बागवान अपने आप नर्सरी या पौध खरीद के लाते हैं, हमने देखा है बाहर से भी पौध मंगाई जा रही है, इटली हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप की कई कंट्रीज़ हैं जहां से मंगवाई जाती है। तो ये देख के लाया जाए कि क्या वो हमारे जलवायु के लिए उपयुक्त है। प्रदेश में हॉर्टिकल्चर का एक आगे चल के सफल भी हो पाए? होंगे। जब वो सफल नहीं होते और जलवायु में नहीं बैठ पाते तो कई तरह की बीमारियां उन्हें घेर लेती है। और उसमें एक गमोसिस जो रोग की मैं बात कर रही हूँ, वो एक प्रमुख रोग है कि जब बर्फ गिरेगी, हिमाचल प्रदेश में जहाँ ये स्टोन फ्रूट्स लगते हैं वहाँ अमूमन बर्फ गिरती है। जब बर्फ गिरती है, बर्फ के दौरान ये बैक्टीरिया सक्रिय हो जाता है। ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और जैसे ही बर्फ पिघलती है, नई कोंपलें आती है, तो आप उसमें गोंद युक्त पदार्थ देखते हैं जो कि और कुछ नहीं, बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया गया एक सिम्टम है। हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा अनुमोदित एक दवाई है मशोबरा पेस्ट। उसको फल तुड़ान के बाद और जब नई कोंपलें आ रही हो और गोंद का वो दिख रहा हो तो साफ करके लगाया जा सकता है। कॉपर सल्फेट की दवाइयाँ 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम छिड़क सकते हैं। तो बागवानों को समय समय पर विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए। जैसे आपने मैम बताया कि अलग अलग दवाइयाँ जो आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से मुहैया करवाई जाती है, अगर किसी बागवान भाइयों को लेनी होगी तो वो क्या वो आपकी यूनिवर्सिटी में आकर ही ले सकता है? देखिए, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से ये क्लियर करना चाहती हूँ कि विश्वविद्यालय दवाइयों को टेस्ट करता है। विभिन्न कंपनियां देश की हमारे विश्वविद्यालय में आती हैं। वो कहती हैं कि जी, जैसे हमने प्लम की इस बीमारी के लिए ये दवाई बनाई है, आप उसको टेस्ट कीजिए। जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे तो वो बाज़ार में प्लम के लिए वो दवाई नहीं बेच सकता। हम उनसे एक प्रॉपर टेस्टिंग फीस लेते हैं, उसके ट्रायल विभिन्न जगहों पे लगाते हैं। उसके बाद ही हमारा विश्वविद्यालय उस दवाई को अनुमोदित करता है, यानी कि ये लिखता है कि हाँ, अमुक दवाई अमुक बीमारी के लिए, अमुक पौधे के लिए हम अनुमोदित करते हैं, अमुक बीमारी के लिए। उसके बाद वो बाजार में उसके लिए। अब होता क्या है कि आज जिस तरह से बाजार फैल गया है, सब एक ठेकेदार बन गए हैं दवाई के। और हमारा किसान बागवान जब बीमारी आती है तो वो हमारे पास जाने के बजाय उस दुकानदार के पास जाता है, जहाँ पे दुकानदार विशेषज्ञ नहीं है। वो अपने मुनाफे के अनुसार उसे दवाई देता है और उसको उस दवाई से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना पड़ना चाहिए। तो मेरा सबसे ये आपके माध्यम से ये अनुरोध है कि विश्वविद्यालय दवाई नहीं बेचता, पर हमने दवाई अनुमोदित की है। वो बागवानी विभाग जो शिमला में है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट नवबहार शिमला में, उसके द्वारा हम उसका प्रचार प्रसार करते हैं। उसके जो हॉर्टिकल्चर अफसर हैं उनको ये बताया जाता है कि यही दवाइयाँ हैं जो ठीक हैं और बीमारियों के लिए बागवानों को बताई जाए। मैम, अन्य और कौन कौन सी जो बीमारियां हैं जो चेरी और जो अन्य गुठलीदार फलों में देखने के लिए मिल रही है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आज हमने देखा एक सेब लगाने की होड़ सी लग गई है। जी। पूरे प्रदेश में ही नहीं, आप लखनऊ में भी सुनेंगे, दिल्ली में भी सुनेंगे, सेब लगाया है। तो कुछ बागवान हैं जो अब प्लम, चेरी, आड़ू की खेती की तरफ मुड़ रहे हैं, स्टोन फ्रूट्स की खेती की तरफ मुड़ रहे हैं। तो जब हम कोई पौध लगाते हैं तो हम कई जगहों से उस पौध को मंगाते हैं, और जब हम पौध को मंगाते हैं तो कई बार हमारे कई ऐसी बीमारियां भी आ जाती हैं जो पहले से उन पौधों में मौजूद नहीं है। जैसे कि फाइटोप्लाज्मा एक रोग है। फाइटोप्लाज्मा का अगर आप कैमरा पैन करके हमारे दर्शकों को दिखाएं तो फाइटोप्लाज्मा एक ऐसा रोग है जिसमें पत्तियां मुड़ने लगेंगी, उन पे लाल चिकत्ते पड़ने लगेंगे। ये आड़ू में अक्सर देखा गया है। राजगढ़ में आड़ू की खेती इस बीमारी के कारण बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है। हमारे शायद दर्शक इस वक्त देख पा रहे होंगे कि ये बीमारी किस तरह से दिखाई देती है। आप ऊपर फोटो देखेंगे, पहली फोटो में आपको दिखाई देगा कि इसके सिम्टम लाल चिकत्ते होते हैं, पत्ते अंदर की तरफ मुड़ने लगते हैं। अचानक ही गर्मी स्टार्ट होते ही आपको सिम्टम दिखेंगे। उससे पहले पौधा बिल्कुल हरा दिखेगा, ठीक दिखेगा। इसके फैलने के जो मुख्य कारण हैं, इसमें नीचे जो दूसरी फोटोग्राफ है उसमें एक छोटे छोटे लीफ हॉपर नाम के कीड़े दिखाई दे रहे हैं जो घास में रहते हैं, उछल उछल के एक पौधे से दूसरे पौधे में जाते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करें, घास ना उगने दें। घास में, पत्तियों में ये लीफ हॉपर रहता है। इस लीफ हॉपर के आड़ू के पत्तों पे बैठने पर ये रस चूसता है। रस के साथ फाइटोप्लाज्मा भी
इसके अंदर आ जाता है और जिस जिस पौधे पे ये जाएगा उसमें फाइटोप्लाज्मा फैलेगा। तो यानी कि जो नीचे वीड्स उग रही हैं, घास फूस उग रहा है, उसमें भी फाइटोप्लाज्मा होगा और आड़ू में भी होगा। तो इसके लिए वैसे तो एक ट्री इंजेक्शन है जो दिया जाता है, परंतु वो बहुत महंगा है, उससे बीमारी रुक जाती है कुछ समय के लिए। वो हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा अनुमोदित है। अगर किसी को जानकारी लेनी हो तो पादप रोग विभाग में औद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय सोलन में आके इसका पता किया जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जिस पेड़ पर आपको ये बीमारी दिखे उस पे एक पेंट से क्रॉस लगवा लें, पीले रंग के, लाल रंग के, और उससे आगे कलम ना लें, क्योंकि ये जो फैलता है ये तभी फैलता है जब आप उस पेड़ पे कैंची इस्तेमाल करेंगे और उससे कलम तैयार करेंगे। कलम जिस भी पौधे पे लगेगी उस पौधे में ये फाइटोप्लाज्मा नाम का रोग चला जाएगा। अदरवाइज एकदम इससे पेड़ नहीं मरेगा, मरने में थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी कम होगी। इससे कलम ना लें, घास फूस ना उगने दें, ये लीफ हॉपर नाम के कीड़े को ना पनपने। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी गंभीर समस्या जी है। बिल्कुल। मैम जैसे आपने बताया कि इसमें स्प्रे का छिड़काव करना पड़ता है, पर मैम ऐसा कोई प्राकृतिक तरीका है जिसके माध्यम से भी हमारे जो किसान बागवान भाई इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं? जी बिल्कुल। अब हिमाचल प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में एक ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती की तरफ लोग मुड़ रहे हैं, क्योंकि हम जहर मुक्त खेती को अपनाना चाह रहे हैं। परंतु हर चीज़ के साथ उसके प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों जुड़े होते हैं। प्राकृतिक तौर पे बात करें तो कई तरह के उसमें अस्त्र बनते हैं, जैसे जीवा अमृत है, ब्रह्मास्त्र है, अग्नि अस्त्र है, जिसको बनाने की अलग अलग विधियां हैं। तो किसान प्राकृतिक खेती की जहाँ तक बात करें तो उसमें केवल एक अस्त्र छिड़कने से ही रोग से निवारण नहीं हो सकता। उसमें प्राकृतिक खेती के 4 प्रिंसिपल्स हैं, उन चारों प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन इसकी ट्रेनिंग मुहैया कराई जाती है विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर विभाग, तो उसके द्वारा भी हम इसको इन बीमारियों को मिटा सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती की बात करें तो हमारे पास नीम की खल है, कई तरह की खल है, या हमारे पास ट्राइकोडर्मा नाम की एक फंगस है जिसका छिड़काव से हम जो मिट्टी में जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार की कई ट्रेनिंग्स विश्वविद्यालय समय समय पे देता है। इसकी मात्रा और जो समय अंतराल वो किस तरह से रहना चाहिए? देखिए, जब तो हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल्स स्प्रे करते हैं तो उसका एक सेट पीरियड है। अगर आपने एक दवाई एक बार छिड़क दी है तो उसके 15 से 20 दिन तक आप दूसरी दवाई ना छिड़कें। इसके साथ कुछ सावधानियां हैं। दवाई भरी दोपहर में ना छिड़कें, या तो जल्दी सुबह या थोड़ा सूरज जब मध्यम पड़ जाए, ढीला पड़ जाए, तब छिड़कें। दवाई को दूसरी दवाई के साथ ना मिलाएं। जिस ड्रम में दवाई हम डाल रहे हैं उस ड्रम को पूरी तरह साफ किया जाए। हमारे बागवान अक्सर हमसे जब बात करते हैं तो एक बात कहते हैं कि जी मैं ये 2 दवाइयाँ मिला लूँ। उनका कहना ठीक है, उनका कहना इसलिए ठीक है कि वो पानी की कमी से जूझ रहे होते हैं। तो वो सोचते हैं कि इस जो मेरे यहाँ पे 100 ड्रम पानी के लगने हैं उसमें ही मैं 2 दवाइयों का या 2 किसी भी खाद का मिश्रण डाल देता हूँ। उससे होता क्या है, हम मना करने के बावजूद कई बार वो स्प्रे करते हैं। तब उनको पता चलता है कि हम क्यों मना करते हैं। वो इसलिए क्योंकि पत्ते हमारी तरह हैं, वो पेड़ पौधे बोल नहीं सकते लेकिन वो भी जीवित है, उनके ऊपर काले धब्बे पड़ जाते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं, वो गिरने लग जाते हैं। तो ये नुकसान से बचाने के लिए हम बार बार ये कहते हैं कि 2 दवाइयों का मिश्रण ना करें। आप पहले विशेषज्ञों से पूछ लें। हमारे कुछ नंबर हैं जो आगे मैं आपको बताऊंगी, तो उन पे आप कॉल कर सकते हैं। कहीं आप हिमाचल में हैं, क्या देश के किसी और कोने में है तो वहाँ। मैम ऐसी क्या कोई स्पेसिफिक बीमारी है जो सिर्फ चेरी के ही प्लांट में देखने को मिलती है? देखिए, चेरी एक बहुत ही रॉयल फ्रूट है। रॉयल फ्रूट मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि ये थोड़े समय के लिए आता है और बहुत जल्दी चला जाता है। और दूसरी बात, ये बहुत छोटी सी पॉकेट में चेरीज होती हैं। मैंने बताया आपका ठियोग से ऊपर के इलाके, नारकंडा, कोटगढ़, तो इसमें इस बार क्योंकि बारिशों ने अपना रौद्र रूप दिखाया, अप्रैल और मई के महीने में जब भयंकर गर्मी पड़नी चाहिए थी, फल बड़ा हो रहा था, फल हरा था,
तब चेरी पर कुछ रोग आया जिससे पत्तों में सड़न लगने लग गई, पत्ते जलने लग गए, काले धब्बे पड़ने लग गए। तो अगर आप फ़ोटो दिखाएं हमारे दर्शकों को चेरी की, तो मैं बताना चाहूँगी कि पहली फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि किस तरह पत्तों पे काले छोटे छोटे धब्बे पड़े, फिर वो धब्बे मिलकर उन्होंने पूरे पत्ते को ढक लिया। और इसी तरह निचली फ़ोटो दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह चेरी के फ्रूट पे भी वो धब्बे पड़े और लीव्स पे, पत्तों पे भी वो धब्बे पड़े। ये एक ऑल्टरनेरिया नाम की फंगस है जिसके कारण आया। हमने अपने विश्वविद्यालय की तरफ से बागवानों को बताया कि कैप्टान का छिड़काव करें। छिड़काव करने के 15 दिन के बाद एक और छिड़काव कैप्टान का या डाइथीन M45 का आप दे सकते हैं। जी जी जी। कहीं ना कहीं जो मैम पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है, इससे जो हमारी जो खेती है, खासतौर पे चेरी, जो अन्य हमारी गुठलीदार फल है, इस पर किस तरह से प्रभाव पड़ा है, और हमारे जो किसान व बागवान भाई है उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो इस समस्या से बच सके? देखिए, जलवायु का असर हर जीवित चीज़ पे पड़ा है इस धरती पर। जी बिल्कुल। उसमें फल, पौधे, इंसान, जानवर, पशु पक्षी सब आते हैं। आप अगर स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि इन गुठलीदार फलों पे क्या असर पड़ा है, तो ये असर पड़ा है कि पहले जिन रोगों का हमें पता भी नहीं था, वो रोग आज हमारे आर्थिकी पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि बागवान को अचानक पता लगता है सुबह उठ के कि मेरे पत्ते पीले पड़ने लगे हैं, मेरे पत्तों पर कई तरह की स्पॉट्स आ गए हैं, या मेरे फल पे कई तरह के स्पॉट्स आ गए हैं। जो मैंने अभी आपको रोग बताया चेरी का, ये एक इसका ज्वलंत उदाहरण है। ये रोग पहले नहीं आता था और इस बार ये हाल ही में आया है। देखने को मिला है हमें। जी। तो इस तरह की कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और पर्यावरण के चेंज होते होते आपके जैसे सेब में आपने देखा कि पहले स्कैब एक बीमारी थी, फिर बागवानों को जब विश्वविद्यालय ने समय समय पे स्प्रे बताए, वो स्कैब अब गायब हो गया। लेकिन अचानक से पत्ते झड़ने का रोग लग गया कि पूरा का पूरा जो सेब का पेड़ था वो पत्ता विहीन हो गया, सारे पत्ते झड़ गए पीले होके, और छोटे छोटे सेब लटकते हुए रह गए। तो एक भयंकर बीमारी का रूप ले लिया। तो ये सारी जो फंगस थी, बैक्टीरिया थी, ये पहले माइनर थे, ये इस तरह से रौद्र रूप नहीं लेते थे। समय के चक्र के साथ और जलवायु परिवर्तन के साथ इन्होंने एक रौद्र रूप लिया। लेकिन विश्वविद्यालय अपने कार्य में लगा है, उन्होंने समय समय पर इसका उपचार बताया है और हम समय समय पर बताते रहते हैं। जी मैम, कहीं ना कहीं अगर कोई किसान या बागवान भाई अच्छी क्वालिटी का अगर पौधा यूज़ करता है तो क्या वो इस समस्या से बच सकता है? और अगर किसी किसान बागवान भाई को अच्छी क्वालिटी का जो पौधा लेना हो तो उसे कहाँ से लेना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आजकल मैंने पहले भी कहा कि विश्व एक ग्लोबल मार्केट हो गया है, एक छोटा सा बाजार हाट बन के रह गया है। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपके पास पैसा है तो लोग बाहर से इंपोर्ट करके कई पौधे मंगवा रहे हैं। विश्वविद्यालय समय समय पर कई बार ये जारी करता रहता है कि देखिए, अगर आप हिंदुस्तान में भी किसी से नर्सरी से ले रहे हैं, कश्मीर से, उत्तराखंड से कोई नर्सरी मंगवा रहे हैं, तो वो नर्सरी रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड नर्सरी वो होंगी जिनसे आप फिर क्लेम ले सकते हैं अगर कोई पौधे में प्रॉब्लम है। तो हम बागवानों को ये कहते हैं कि विश्वविद्यालय, नौणी विश्वविद्यालय दिसंबर जनवरी के महीने में ये जो पौध है, सेब की, आड़ू की, प्लम की, नाशपाती की, चेरी की, अखरोट की, बादाम की, हम ये पहले आओ पहले पाओ के प्रिंसिपल पर बागवानों को, किसानों को देते हैं। जितनी पौध हमारे पास अवेलेबल होती है, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों, बागवानों को मिले। जो पौध हम विश्वविद्यालय से देते हैं उसके लिए विश्वविद्यालय रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो स्वस्थ पौधे होते हैं, उनमें कोई चोरी नहीं होती, उनमें कोई बीमारी वाले पौधे नहीं होते। तो मेरा सबसे ये अनुरोध रहता है कि विश्वविद्यालय से आप पौधे लें। अगर विश्वविद्यालय से आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो बागवानी विभाग ने कई नर्सरियों को हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर किया है। उन रजिस्टर्ड नर्सरीज़ का नाम पता लेकर वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी ऐसी नर्सरी से ले जो रजिस्टर्ड नहीं होगी तो बाद में नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि कई लोग पौधे की बीमारी को बड़े अच्छे ढंग से छुपा देते हैं और एक भोला भाला किसान उसको नहीं पहचान पाता। बिल्कुल। तो हम यही कहते हैं कि अगर आपको इस बारे में जानकारी लेनी है तो विश्वविद्यालय के टोल फ्री नंबर है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी, 1800 180 1551।
1800-180-1551। इस पे कोई शुल्क नहीं लगता, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। ये किसान कॉल सेंटर का नंबर है। किसानों बागवानों को विश्वविद्यालय हर वक्त आने की ज़रूरत नहीं। कोई लाहौल स्पीति में है, कोई किन्नौर में है, कांगड़ा में है, हमीरपुर में है, वो कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं और इस पे आपकी विशेषज्ञ से बात कराई जाएगी। ना केवल रोगों के बारे में, अपितु कीट पतंगे, आप कौन सी वैरायटी इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन सब के बारे में आपको समय समय पे अगर आप कॉल करेंगे, जो जानकारी है जी बिल्कुल दी जाएगी, मुहैया कराती है। जी मैम, अगर जैसे हम बात करें जो सिम्टम्स है, ताकि जो किसान व बागवान भाई है शुरुआत में ही उस बीमारी को पता कर सके, तो इन बीमारियों के जो सिम्टम्स किस तरह से रहते हैं ताकि वो शुरुआत में ही पता चल सके? देखिए, जब आप नई पौध लगाते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि नई पौध आपकी स्वस्थ है कि नहीं है, उसकी जड़ें अच्छी हैं कि नहीं है। अगर जड़ें वीक हैं तो समझ लीजिए कि उसको रोग, जो मिट्टी में पहले से ही कीटाणु है, वो रोग लगा सकते हैं। तो शुरुआती सिम्टम पहले यही होगा कि पत्ते पीले पड़ने लगेंगे, जी। आपका पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो उस वक्त आपको देखो, बागवान को भी चतुर होना पड़ेगा, उसको अपने खेत में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अपने वर्कर्स लगाए हैं, वो वर्कर्स वहाँ जाते हैं और फिर आपको सेकेंड इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप वो सेकेंड इन्फॉर्मेशन लेके विशेषज्ञ के पास जाते हैं, उसमें टाइम खराब हो जाता है। तो आप अपने खेत में जाएं, अपने बगीचे में जाएं, देखें कि क्या प्रॉब्लम है। हमारे पास कई जागरूक बागवानों के फ़ोन आते हैं, सवेरे 6 बजे से फ़ोन स्टार्ट हो जाता है और विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों को वो उठा के ये पूछते हैं कि आप बताइए कि इसमें क्या रोग लगा है, क्यों लगा है और मैं क्या करूं। तो अपनी खेती है, उसको बचाने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। अगर हम समय पर जागरूक होंगे तो हमारा पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड पे भी इतना खर्चा नहीं होगा। जी, जैसे आप बार बार एक एक्सपर्ट की ओपिनियन लेने पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो आपका क्या मानना है कि एक्सपर्ट से ओपिनियन लेना ज़रूरी क्यों है और कहाँ से हमारे जो किसान व बागवान भाई है उन्हें ओपिनियन लेनी चाहिए? देखिए, मैं इस बात पे इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि हमने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि किसान बागवान जब पौधे पे गलत दवाई स्प्रे करता है, उसके पौधे ख़राब हो जाते हैं, उसके पैसे लग जाते हैं, तब वो रोते हुए हमें कॉल करते हैं। तब हमें ये चीज़ बुरी लगती है कि हम विशेषज्ञों के हिमाचल प्रदेश में होते हुए बागवानों को इस तरह ठगा जा रहा है। जी। कई लोगों ने दुकानें खोली हैं, गांव-गांव में दुकानें खोली हैं, वहाँ कई तरह की दवाइयाँ मिलती हैं। तो सभी दवाइयाँ उस रोग के लिए नहीं हैं। जो दुकानदार है वो उसका विशेषज्ञ नहीं है, परंतु हमारे भोले भाले लोगों को ये बताया जाता है कि आप ये दवाई लीजिए, उसने भी ये दवाई ली थी तो अच्छे रिजल्ट आए। लेकिन उसके लिए हम बैठे हैं, निशुल्क परामर्श देंगे। मैंने टोल फ्री नंबर्स बताए हैं, उस पर आप कॉल कीजिए। आप विश्वविद्यालय आना चाहें, आप कॉल कीजिए, क्योंकि जब तक हमारे मिट्टी स्वस्थ नहीं होगी, हमारे पौधे स्वस्थ नहीं होंगे, तो हम स्वस्थ नहीं हो सकते। हम अगर सिर दर्द हो रही होगी तो हम एक गोली खाएंगे, हम उसके लिए 5 गोलियां नहीं खाते। अगर हम अपने पौधों को भी इसी तरह देखें कि मेरे पौधे को अगर कोई बीमारी है तो उसमें कितना डोज डालना है और किस समय पे डालना है, तो मैं नहीं समझती कि वो पौधा बहुत जल्द रोग मुक्त नहीं होगा। तो इसलिए मैं ये बार बार फोकस कर रही हूँ कि मैम, जो नौणी विश्वविद्यालय के अलावा और भी कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ से हमारे किसान व बागवान भाई जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए नौणी आना पॉसिबल नहीं है, दूर है पड़ता है। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, प्रदेश में 2 एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के विश्वविद्यालय हैं, एक औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन, एक कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में। परंतु हमारे विश्वविद्यालय जो कि नौणी विश्वविद्यालय है, उसके 5 कृषि विज्ञान केंद्र है जो 5 अलग अलग जिलों में हैं। जैसे कि एक कृषि विज्ञान केंद्र कंडाघाट जिला सोलन में है, एक कृषि विज्ञान केंद्र रोहड़ू यानी कि जिला शिमला में है, एक कृषि विज्ञान केंद्र शारबो यानी कि किन्नौर में है, एक कृषि विज्ञान केंद्र ताबो यानी कि लाहौल स्पीति और 5वां चंबा में है। तो ये कृषि विज्ञान केंद्र में भी हमारी तरह एक्सपर्ट्स बैठे हैं, पूरा स्टाफ बैठा है। ये इसीलिए बनाए गए कि प्रदेश के बागवानों को हर वक्त अपनी समस्या के लिए सोलन ना आना पड़े। ये कृषि विज्ञान केंद्र उस जगह के गांव के लोगों को केटर करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। जी मैम, आज आपसे मिलकर बहुत बहुत हमें जानकारियाँ मिली और आशा करते हैं कि हमारे किसान व बागवान भाइयों को चेरी एवं जो गुठलीदार फलों में जो रोग लगते हैं उसके उपचार के बारे में जानने के लिए मिला।
मिला होगा। दर्शकों, अब वक्त हो चुका है आपसे अलविदा लेने का। हम फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।